मौजूदा सूरत हाल में अगर आप 2018 से तकाबुली जायजा 2024 का लें, उर्फ़ आम में एक आमियाना सा ये सवाल है कि अवाम की दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। पहले होर्डिंग बोर्ड्स बहुत लगे होते थे, तशहीरी मुहिम बहुत चलती थी, लेकिन अब की बार अवाम की अदम दिलचस्पी और सियासतदानों में बिलखुसूस इस उनसर का पाया जाना कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या देखते? देखें, 18 और उससे पहले जो इलेक्शन होते रहे उनमें भी ये तासुर बहरहाल आम होता था कि ये एक नुमाइशी दंगल है और किरदार नामज़द किए जा चुके हैं और उसके अगली हुकूमत किसकी बन रही है। ये एक अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ 1970 के बाद जो भी इलेक्शन होता है उससे पहले कुछ चीज़ें तय कर ली जाती हैं या लोगों को बावर करा दी जाती हैं, लेकिन 18 के इलेक्शन में एक मुकाबले की फ़ज़ा थी कि एक थोड़ा बहुत मुकाबले का रुझान मौजूद था और लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हम शायद इस सिचुएशन को तब्दील कर सकते हैं अपने वोट के ज़रिए। इस दफ़ा जो है वो इस कदर मैं तो अफसोसनाक ही कहूँगा, इस कदर तयशुदा लग रहा है कि लोगों को ये पता है कि हम कुछ भी कर लें, या लोगों को ये बावर करा दिया गया है एक पार्टी की तरफ से या दो पार्टियों की तरफ से कि यहाँ कबूलियत माना रखती है, मकबूलियत की कोई अहमियत ही नहीं है। अवामी मकबूलियत एक बेमानी चीज़ है और कबूलियत जो है वही अहम फैक्टर है, जिसकी वजह से दिलचस्पी जिन लोगों को दिलचस्पी है, जो तब्दीली की ख्वाहिशमंद हैं, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा और जो निकल रहे हैं उनको कोई सुनने वाला, कबूल करने वाला नहीं है। तो इसलिए यूँ लगता है कि शायद अवाम में यानी आप अगर मीडिया की सतह पर देखें, नज़र आने वाली जो गहमा गहमी है वो मौजूद नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अवाम जो घरों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने 8 तारीख को वोट देना है, वो बिल्कुल ला ताल्लुक़ हो गए हैं, वो बेनियाज हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। लोग इस वक्त भी 8 फरवरी से ये तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि सूरत हाल जैसी भी हो, फैसला बहरहाल हमने करना है। वो डिटरमिनेड नज़र आते हैं। 8 को क्या होता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस जो बज़ाहिर ला ताल्लुक़ी नज़र आती है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि अवाम की 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो गहमा गहमी नहीं है तो वो सियासी पार्टियों की नाकामी है, ना ये कि अवाम की अदम दिलचस्पी। लेते हैं इरशाद आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं, कौमी हुकूमत कितना बेहतरीन हल है? देखें कि आइडियली तो बहुत अच्छा हल है, लेकिन एक ऐसे पोलराइज्ड मुआशरे में जहाँ दुरानी साहब खुद एतराफ़ फरमा रहे हैं कि कोई सियासतदान अपने ख़ानदान से, अपनी ज़ात से उठकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बना भी लेंगे तो यही कुछ होगा जो मलगूबा अभी बना था 16 जमाती कि हर अब शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, बिलावल साहब भी कहते हैं, सारे कहते हैं, हर कोई अपनी लाइन पर लगा हुआ था, अपने मफादात के लिए सोच रहा था। तो असल में जो मुंतखब मजबूत हुकूमत मुंतखब हुकूमत होती है और मुंतखब हुकूमत को चूँकि चैलेंजेस होते हैं, उसके पास अपोजिशन मौजूद होती है, वो उस पर दबाव बढ़ा रही होती है, तो उसको परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जब ये सारे इकट्ठे हो के मिल जाएंगे, जिनको ख़ुद सर्टिफिकेट दुरानी साहब चोरों का दे रहे हैं, तो ये फिर बाहम मफादात की बंदर बाँट करेंगे, ये कोई कौमी खिदमत नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये प्रैक्टिकल नज़र नहीं। एक वजाहत, जी सर, सोहरावर्दी साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि नवाज शरीफ से ज़्यादती हुई, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पनामा केस में मैं भी शामिल नहीं हूँ। केस में नवाज शरीफ साहब अपने असासों का हिसाब, और मैं डिटेल बताऊंगा इसके मुतालिक आपको। पनामा में निकाला भैया आपने, पनामा में निकाला ही नहीं, आप पनामा प्रूव भी नहीं कर सके। आपको जब कुछ नहीं मिला तो आपने अकामा में निकाल लिया। केस था मौजूद है एसेट्स को छुपाने का, नवाज शरीफ साहब साबित नहीं कर सके, इसलिए नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उसके पीछे अवामिल होंगे, सियासी भी लोग होंगे उनको नाअहल कराने वाले, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो असम्बली में खड़े होके ये दावा किया था कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, सारे ज़राए मौजूद हैं, वो वहाँ पेश नहीं कर सके।
इसलिए मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो आज ये इस बहस में शरीक हो जाएं कि जनाब उनके साथ बड़ी जात पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, वो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की वजह से नहीं है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की नफ़ी से है, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में तोड़ फोड़ की वजह से है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम अवाम के जो ख्वाहिशात हैं, अवाम के जो जज्बात हैं, अवाम के जो फ़ैसले हैं, उनके ना मानने की वजह से है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। 1971 में मुल्क टूट जाता है, आपके बेशतर असासे वहाँ रह जाते हैं। उसके बावजूद एक सियासतदान और जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम आइन की बुनियाद पर आप पाँव पर खड़े हो जाते हैं। कौम मायूस नहीं होती। उस वक्त पख्तूनिस्तान के नारे लग रहे हैं, आज़ाद सिंधो देश के नारे लग रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया के थिंक टैंक कह रहे हैं पता नहीं ये 4 हिस्सों में तकसीम होगा या 5 हिस्सों में तकसीम होगा। लेकिन आपका जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जो है एक मुल्क को फिर मजबूत बना देता है और वो न्यूक्लियर बन जाता है, फिर वो एक दुनिया की बेहतरीन स्टेट्स में फिर उसका शुमार होने लगता है। और एक वक्त आता है कि आपके हक़ में, आपकी करारदाद के हक़ में 135 वोट जनरल असम्बली के आते हैं अफ़गान इशू पर, ठीक है। लेकिन आप फिर उस छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, आप उसी निज़ाम को मुअत्तल कर देते हैं। आज का जो हमारा बहरान है उसकी वजह यह है कि आप अवाम को फ़ैसला करने का मौका नहीं दे रहे। आपने आइन के सिर्फ उन हिस्सों पर अमल करना है जो आपको सूट करते हैं। आपने किस वक्त इस निज़ाम को, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को, ये अवाम के इत्तेफाक राय से हुआ है, इस पे पब्लिक डिबेट हुई है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग हुआ है, फिर ये आइन बना है। ऐसे नहीं बन गया बैठे बिठाए। ये किसी ने, ऐसे नहीं है कि किसी ने स्टेनो बना के दे दिया हो। तो इसलिए इस मुल्क को चलाना है तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आइन पर मैं अपनी रिजर्वेशन ख़त्म करूं, वैसा अपनी ख़त्म करें। जो आइन कहता है, जो अवाम कहते हैं, उस पर सारे के सारे उसके सामने, आइन के सामने और अवाम के सामने सरेंडर करें। मुल्क ठीक चलना शुरू हो जाएगा, सारी बातें ख़त्म हो जाएगी।